अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्राना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें इंडिया से कर्नल शैलेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद, नमस्कार। नजाब मैडम, आपने अपने शो पर हमें अलाउ किया है, ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है, फक्र की बात है कि हम आपके थ्रू पाकिस्तान आवाम के साथ बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, सर, हमने अब ज़ाहिर है जंग को तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है। हम सबको पता है कि किस तरह से सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। इस चीज़ का भी आपने बहुत सारे चैनल्स पे जवाब दे दिया होगा कि इस तरह से प्रोवोकेशन करना, इस तरह से जारहियत करना, जाकर किसी मुल्क पे अटैक कर देना, और एक लेगेसी क्रिएट हो रही है अमेरिका की तरफ से। वेनेजुएला में भी उन्होंने इस तरह की, अलाउ मी टू यूज अ वर्ड, बदमाशी दिखाई, कभी जाके उसके प्रेसिडेंट को ही अगवा करके ले आए। और ये हर कोई एक ही पेज के ऊपर है। एवरीबडी नोज कि दिस काइंड ऑफ गुंडागर्दी जो है, इंटरनेशनल पुलिसमैन होना, फिर उस पर गुंडागर्दी करना, दिस इज नॉट हाउ इंटरनेशनल वर्ल्ड शुड बी गवर्न। हम उस पर बात होती रहती है, लेकिन सर मैं चाहूंगी कि मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त ये जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में, इसका पहली बात तो मुझे ये बताइए कि सर ये आपको लगता है ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि जी ये प्रोलॉन्ग होगी जंग, इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी मेरी मर्जी की हुकूमत ईरान में होनी चाहिए। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी हमने इनकी 3 टीयर की लीडरशिप खत्म कर दी, हम ये एक और टीयर लीडरशिप जो है इसकी खत्म कर देंगे अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट ना हुई। तो सर ये इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ये जो ये एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, जबकि उनको पता है कि उनके चप्पे चप्पे पे मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ईरान में। और मतलब वो और ईरान को, सर ईरान बार बार कह रहा है, अब तो वो कह रहे हैं कि हम वो बातचीत करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू हैव योर टेक ऑन इट। पाकिस्तान और सॉरी, मेरी गलती, यूएसए हम्म। और ट्रम्प हम्म। कितना डोमिनेट कर सकते हैं, कितना डिमांडिंग हो सकते हैं, कितना मीन मीन माइंडेड हो सकते हैं, कितनी दादागिरी कर सकते हैं, कितनी गलत चीजें कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से ज्यादा कोई समझ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो फर्स्ट हैंड सफर किया है। मैं इसको बुराई के तौर पर नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको सीखने के तौर पर डाल रहा हूँ, लेसन लर्न के तौर पर मैं देख रहा हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बोलना कि दुनिया में ये जग जाहिर है कि यूएस और ट्रम्प दोनों के दोनों अपनी दादागिरी पर हमेशा थे, हैं और रहेंगे। किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा, वो अपने आपस में डिसाइड कर ले। उससे भी बड़ी बात आती है, अगर हम कहते हैं कि ट्रम्प वेनेजुला वेनेजुला में, चलो उन्होंने एक्सक्यूज निकाल दिया कि हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जी वो मदुरो साहब जो हैं वो कन्विक्ट हैं, उनको आप प्रोड्यूस करिए कोर्ट में टू स्टैंड ट्रायल। चलिए जी, आपने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। आपने बोला ग्रीनलैंड भी चाहिए मुझे, ग्रीनलैंड पूरा का पूरा नाटो अगेंस्ट हो गया, इसलिए शायद आप रुक गए। आपने बोला कनाडा मेरा 52nd स्टेट हो जाना चाहिए, ग्रीनलैंड तो खैर वो परचेज भी करने को राजी है। जिसको बोलते हैं ना, अमेरिकन जो हाई हेडेडनेस है पैसे की, वही हाई हेडेडनेस उनकी मिलिटरली दिख रही है ईरान के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी बात। क्योंकि इस तरह की हाई हेडेडनेस होना एक अलग बात है, और उसको ग्राउंड पर इस्तेमाल करना, मेरा ये अपना आकलन है कि जिस दिन, ये वो वाली बात है, जिस दिन इस थप्पड़ को आप लगा दें, उसके बाद इसकी कीमत नहीं रहती, हम्म। डर निकल जाता है। आई थिंक ईरान में ये हो रहा है, ईरान को दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कहाँ यूएस फोर्सेस, कहाँ ईरानियन फोर्सेस। लेकिन एक जिम्मेदारी का एनालिसिस ये जरूर कहेगा, ईरान कमजोर है, टूटा हुआ नहीं है। ईरान अपनी कमजोरी में कितना स्ट्रांग है, आई थिंक वो यूएस को रियलाइज हो रहा है। और मैं इसका बड़ा सीधा सीधा प्रूफ दे रहा हूं। इतनी बड़ी आर्मी, आपको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगाने पड़ गए, और आज आप तीसरा भी ला रहे हो। आपने फ्रांस को बोल के चौथा भी ला रहे हो। क्यों? ये तो आपका खुद का कहना है कि आपने 90% उसका एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी, 60% मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए। अब जब ये सब खत्म हो गया, तो आपको और क्यों लाना पड़ रहा है? आपको अपने अब्राहम लिंकन को स्ट्रैटेजिक मूव में थोड़ा सा बैकवर्ड क्यों आना पड़ रहा है? मैं अप्रिशिएट करता हूँ एज अ ऑफिसर कि यस, आगे पीछे जाना जरूरी होता है। दैट मीन्स आप सीधे सीधे उसकी मिसाइल रेंज से जितना दूर हो सकते हो उतना जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको तो डरना ही नहीं चाहिए यूएस, मुझे आप बताइए। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग हैं जो एक बड़ा निष्पक्ष, कोई साइड लिए बिना एक एनालिसिस कर सकते हैं,
और मैं तो कहता हूँ ईरान को भी। ईरान चलिए मैं आपको ग्रांट कर देता हूँ कि आपने इब्राहिम लिंकन के ऊपर कोशिश करी और आपकी एक मिसाइल जाकर हिट हो गई। अब व्हाट नेक्स्ट? आपको लग रहा है कि यूएस हार जाएगा? और इस हराने में और सो कॉल्ड कुछ भी करने में आप जीत जाओगे? मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इंसानियत मरेगी, इंसानियत लूज करेगी, जीतेगा कोई नहीं। ये वो लड़ाइयां चल रही हैं। और आपने और हमने तो दोनों ने फर्स्ट हैंड देखा है कि हम लोगों ने जब लड़ाई करी है रिसेंट वाली, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं हुआ, आप बहुत प्रॉफिट में थे या मैं कोई बहुत बड़े प्रॉफिट में था। जिसको प्रॉफिट होना है उसको पता है कहां से हथियार बिक रहे हैं और कहां से हथियारों को खरीदारी हो। ना आपको कुछ मिलने वाला है ना मुझे कुछ मिलने वाला है। ये वो वाली बात है, बंदर लड़ते रहेंगे, बिल्ली रोटी खाती रहेगी। सबसे बड़ी जो देश ईरान की बात है, ईरान का अपना मकसद कुछ भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर देश का पहला ड्यूटी है, कर्तव्य है, राइट भी है कि वो अपने देश के अच्छे के बारे में सोचे। एट व्हाट कॉस्ट? ईरान क्या प्रूव करना चाहता है? मेरे पास जिसको बोलते हैं ना क्रेडिबल प्रूफ है, मुझे कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि ईरान हिजबुल हिजबुल हमास हुती के पीछे है। उसका पैसा लगा हुआ है, उसकी सप्लाईज हैं, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो पैलेस्टीनियन भी बोलते हैं, हमास हमारा नहीं, ये तो टेररिज्म का पार्ट है। सो अगर मैं ये देखूं कि वर्ल्ड में किसी भी तरह की टेररिज्म के पीछे अगर कोई एक ऑर्गेनाइज कंट्री है तो वो ईरान जरूर है। अगर मैं आपको आज एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आती है तो ये मेरा आकलन है कि नॉर्थ कोरिया से पहले ईरान उसे इस्तेमाल कर लेगा। अगर प्रायोरिटी में देखें कि कौन पहले किसके इस्तेमाल कर खिलाफ? लेगा। और किसके ये खिलाफ? वो इसराइल के खिलाफ देयर इज नो डाउट। अच्छा, अच्छा ईरान वो का ईरान का न्यूक्लियर ईरान प्रोग्राम यूएस तक नहीं पहुंच सकता। नहीं तो सर वो नहीं तो ट्रम्प ने तो ये कहा है कि ये लोग ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका भी पहुंच जाएगा और इसीलिए हमने वो हाँ, कहते हैं कि हमने प्रीएम्प्ट किया। लेकिन अगर वो यहाँ देखिए सर बात ये है, न्यूक्लियर बम अगर इसराइल में फटता है तो आपका क्या ख्याल है पूरा रीजन उसके लपेट में आ जाएगा? ईरान इतना बेवकूफ़ है, कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत है या ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए बनाती है कि जी उसको चलाए? ये तो डिटेरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता सर ये है एज अ बात स्टेट आपको भी पॉलिसी। पता है कि ये तो डिटेरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। वो बना के क्या इसराइल को मार के अपनी उसको नहीं पता कि पूरा खित्ता क्या पूरा ईरान क्या 6 ईरान खत्म कर देगा अमेरिका आके। मैंने मैंने इसीलिए आपको बोला कि अगर प्रायोरिटी में देखा जाए, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकली तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आपको लगता है रशिया इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। कोई भी नहीं आपको लगता करेगा। है चाइना इस्तेमाल करेगा? नहीं नहीं करेगा। करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। आपको लगता है यूएसए इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। हम्म। मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर थ्योरी के हिसाब से, कागजों के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है तो आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया कर सकता है। ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी कि वो कर लेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। उसको वो सर्कमस्टांसेस ना आने पड़े, जब तक डेटरेंस काम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं, जिस दिन वो डेटरेंस वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो थ्रेशोल्ड आ जाएगा, आप देखेंगे वो कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर ईरान के पास हो तो ईरान उससे और टॉप प्रायोरिटी पर है, क्योंकि ईरान की हेट्रेड फॉर इसराइल इतनी एक्सट्रीम है कि खुद भी मर जाऊं कोई बड़ी बात नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। तो फिर इसराइल की इसमें हेट्रेड ईरान ईरान के का लिए सर ये जी आपको नहीं पता ऐसे ऐसे रोकल है दोनों चीजें। इसराइल भी उसी तरह हेट करता है ईरान को जितना ईरान हेट ने, बट करता है इसराइल इसराइल को। इसराइल 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 ने आज तक कभी न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, उनके एक मिनिस्टर ने एक बार बोला था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कैन बी ऑप्टेड। आपने देखा उसी दिन उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ये सबको मालूम है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर है, लेकिन उसने हम्म। आज तक ओन अप नहीं किया है। ये भी एक हम्म। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि उसने नहीं हम्म। ओन अप किया। सो मेरा अपना आकलन अगर कहता है, वो सिर्फ जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो बोला है दे आर दी वेपन्स ऑफ डेटरेंस, हम्म। किसने मना किया? लेकिन आपको भी पता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो एकदम से अपने उस बम को इस्लामिक बम डिक्लेयर कर देती हैं, हमास को भी ऑफर कर देती हैं। वो चाहे मजाक में हो चाहे कैसे भी हो। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि पहिया पहिया के भी बम होंगे हैं, तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब बातें होती है ना, मैं मानता हूँ ये पॉलिटिकल बातें,
ये इररिस्पॉन्सिबल बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब बात आ रही है थ्योरी पर, जो बोलने को राजी है, आप एक बात बताओ, जिसके पास ये बम है, आपको लगता है उसको बोलने की जरूरत है कि मेरे पास है? हम्म, इस समय ईरान ईरान के हम्म, पास, ऐसा कैलकुलेटेड है, आईएई का कहना है 60% उनके पास है एनरिच यूरेनियम है। तो हम्म, बम बनाने के लिए कितना चाहिए? 90% चाहिए। हम्म, एक बात बता दूं, 10 से लेकर 60 तक पहुंचना एनरिचमेंट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, हम्म, लेकिन 60 से लेकर 90 तक पहुंचना इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और ये मेरा एस्टिमेट नहीं है, ये आईएईए का एस्टिमेट है, यूएस का है, कि हम्म, ईरान इज क्लोजेस्ट टू द बॉम्ब बाय फ्यू वीक्स। वीक्स, हम्म, आप सोचिए। हम्म, डिलीवरी सिस्टम जो आप बोल रही हैं हम्म, कि यूएस का कहना है, यूएस को मालूम है उसके पास डिलीवरी सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल्स है, मैं मना नहीं कर रहा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, लेकिन अपने आप में उस 9,000 10,000 किलोमीटर को ट्रेवल करने वाली मिसाइल इस समय उनके पास नहीं। और सही बात। उसको डेवलप करने के लिए ऐसा समझा जाता है कि कम हम्म, से कम साल से 2 साल लग जाते, तब जाकर तो आपका डिलीवरी मैकेनिज्म और बॉम्ब मैकेनिज्म दोनों मिलते हैं। और इसमें ईरान ऑलरेडी काम कर रहा है, हम्म, दैट इज द थ्रेट। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि अगर आप, मैं तो कहता हूं, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होते तो आपको लगता है रशिया उसमें एंटर करता? हम्म, दे वुड हैव बीन अ डेटरेंस। सबसे ज्यादा नंबर था वहां पर। ये हम्म। तो जब रशिया टूटा है, तो वो हथियार उनके जो यूक्रेन वाले थे उनको डिसमेंटल कर दिया गया। तो सर आज आप मेरा देख रहे हैं क्या सफर। सवाल, आपको लगता है ये जंग कितना अरसा चलेगी? आपकी एज ए ऑफिसर क्या असेसमेंट है? ये चलेगी जंग, जितना, जिस यूक्रेन चली, यूक्रेन की जंग को भी देखकर 2.5 3 साल होने लगे, इससे भी ज्यादा। एक बड़ा अच्छा, मैं आपको उसका एक बड़ा अच्छा एनालिसिस दे सकता हूँ। ये जंग हम्म, यूएस के लिए, ये अकेला मेरा कहना नहीं है, उनका उनके डेमोक्रेट भी कह रहे हैं, उनके सेनेट भी कह रहे हैं, उनके रिपब्लिक भी कह रहे हैं, उनकी हम्म, कांग्रेस भी कह रही है। 63% हैव डिसअप्रूव्ड हम्म, विद इन यूएस, विद इन यूएस, कि ये जंग असीमित है। ये आपकी जंग एक अफगानिस्तान में बदलने का पोटेंशियल रखती है। ये जंग आपको, मैं तो कह रहा हूं, इराक बनाने में आती है। आप इराक में इतने सालों से बैठे हो, आपने बोला था केमिकल बॉम्ब मिलेंगे, मिला कुछ नहीं, बैठे भी हुए हम्म, हो। कल आपने देख लिया कितना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है खमेनी के मर्डर के ऊपर, हम्म, कि वहां पर नारे ये लग रहे हैं कि डेथ टू यूएसए। हम्म, आप बताइए, क्या क्या पा लिया इन्होंने? मैं मानता हूं उन्होंने पा लिया कि चलो ऑयल्स के ऊपर उनके कंट्रोल आ गए, बाकी चीजों, उनको एक बेस भी मिल गया, बड़ा बेस मिल गया। आप देख रहे हो कि उसके ऊपर इराकी मिलिशिया भी स्ट्राइक करता है। सो हम्म, अपने आप में इस तरह की जंग जो आप टाइम वाइज पूछ रहे हैं, ये जो एस्केलेशन है, ये एस्केलेशन अगर किसी के कंट्रोल में हो, तो हम्म, वो इस जंग को जीत जाए। क्योंकि हम्म, जब चाहो आप बढ़ा सकते हो, जब चाहो तो घटा सकते हो। मुझे हम्म, नहीं दिख रहा कि इस समय यूएसए दिखाने के लिए हम्म, जरूर कह रहा है कि ये जंग को हम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक्सक्यूज है कि ईरान के पास उतना नंबर्स नहीं है, हम्म, मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी, ड्रोन्स खत्म हो जाएंगी। हम्म, 1 लाख ड्रोन खत्म होते होते कितना टाइम हम्म। लगेगा, यूएसए तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मुझे मैं तो पता, कह रहा हूँ बिल्कुल। 2000 ड्रोन पर डे के हिसाब से भी लगा लो, तो आपको मालूम है कितना खिंच जाएगी ये जंग। अच्छा मुझे सर, नहीं अब लगता कि ये दोनों के दोनों कंट्रीज एक लंबी जंग अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकते वेट हैं। हो रहा है कि कौन कौन इंटरफेयर करे। अच्छा सर, इन्होंने धमकी दी है कि जी बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, बार बार अमेरिका कह रहा है, और वो कुर्दिश को खास तौर पर उनको वो उन्होंने असलाह भी फराम किया एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, कि जी वो और उनको वो भी एंटर कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये सीरिया वाला मॉडल है ना, सीरिया में भी इन्होंने ऐसे किया था, अलकायदा को वहाँ इन्होंने वो बात अलग अलग बात है, फिर अलकायदा के बहुत सारे फैक्शन से वहाँ से निकले थे। वहाँ भी इन्होंने यही किया था, जिस अलकायदा को अफगानिस्तान में ख़त्म करने गए थे, उसी अलकायदा को वहाँ जाके इन्होंने असलाह देकर पॉसिबल वॉर शुरू करवाई थी। अब मेरा सवाल यही है कि ये कुर्दों को भी साथ कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि जी अगर इन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया तो फिर हम इनका और मतलब अच्छी तरह सफाया करें। डू यू थिंक कि ये वियतनाम दूसरा बन जाएगा अगर इन्होंने बूट ऑन ग्राउंड किया? तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा अमेरिका, या ये जीत जाएगा वाकई, उनको सरेंडर कर देंगे, मजबूर कर देंगे सरेंडर करने यू के यूएसए की सबसे बड़ी कमजोरी है बॉडी बैग्स, लिए? ओके। वन। नंबर हाँ, टू, पूरी हाँ, दुनिया जानती है कि यूएस अपनी लड़ाई दूसरों से लड़वाता है, हाँ, और स्पेशली पिछले
पिछले 2-3 उनके जो बड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जहां उनके हम्म सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हैं, वहां से हम्म उसने ये जरूर सीखा कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना डालें। और हम्म पूरी दुनिया उसे इवेलुएट करती है कि ये यूएसए की सबसे कमजोर कड़ी है। अब यूएसए उस कड़ी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर, सो दैट ये वाला पार्ट भी काम ना करे, कि जो एक डिप्लोमेटिक मेंटल जो जीत मिलती है ईरान को, कि देख लेंगे आप ग्राउंड पे कैसे आओगे, तो वो उस चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा है कि हमको जरूरत पड़ी तो हमें बूट्स ऑन ग्राउंड आने पड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे जैसे लोग भी इसको एनालाइज करके बोलते हैं, अगर आपको रिजाइन चेंज करना है तो आपको हम्म जमीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि और आवाम आवाम ऐसे नहीं चलती कि आपकी 2 मिसाइल के ऊपर आवाम वो रिजाइन चेंज कर देगी, या 2 ड्रोन के ऊपर आपकी कर देगी। आवाज ऊंची करने से, आवाज जो गोलों की आवाज है वो ऊंची करने से रिजाइन चेंज नहीं होती। मैं तो कह रहा हूं उल्टा होता है। और आप देख हम्म रहे हैं कि खमेनी गिरे हैं, उसके बदले में कितने लोग उठे हैं, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर आए हैं, मातम मनाने के लिए आए हैं, लेकिन इसका मतलब सपोर्ट में आए हैं। हम्म मातम का मतलब ये है, नहीं तो पूरा का पूरा ईरान तो खिल उठना चाहिए था। जिस हम्म तरीके से पिछले 1.5-2 महीने में यूएस ने बोला था कि वहां तो टोटल टोटल वो चल कोलैप्स रहा हुआ है, हुआ और है, हाँ। वहां कोलैप्स चल रहा है, और ईरान और लोग के लोग जो 10-12 हजार इंतजार कर लोग रहे हैं, मार हाँ दिए गए हैं। हाँ तो लेकिन अब आप देखिए, और ये हाँ बात अगर आपको याद हो, पिछली बार जब न्यूक्लियर 12 दिन का जो जो लड़ाई हुई थी, हाँ उसमें हाँ भी पूरी की पूरी ईरानियन अवाम झंडा और खमेनी का फोटो लेके घूम रही थी। घूम दे वर रही थी, बिल्कुल। सेलिब्रेटिंग। सो अपने हम्म आप में बूट्स ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, और उसको हाँ केटर फॉर करने के लिए यूएस एक ब्रेव फ्रंट दिखा रहा है कि ये हाँ इस पॉसिबिलिटी को, जो उनके अपने कंट्री में हम्म जिसको के ओवर रूल किया जा रहा है, हम्म उसको एटलीस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रूल नहीं कर रहे हैं, वो कंसिडर करने के लिए तैयार है। आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद साइकोलॉजिकल एंड हम्म यू नो हम्म प्रोपोगंडा वॉर के उसके तौर पर करेंगे। और अगर इन्हें करना पड़ा तो मैं अब हम्म मानता हूं कि वो कर भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा दिख रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ बम से नहीं जीती जा सकती। अच्छा सर, अगर ये होता है, और एक अभी ट्रम्प का मैं बयान सुन रही थी कि वो बार बार कह रहा है कि ईरान सरेंडर करे, ईरान सरेंडर करे। डू यू थिंक ईरान सरेंडर करेगा, या ईरान विल फाइट टिल द एंड? ईरान के पास अकेला एक यही ऑप्शन है कि वो सरेंडर ना करे। हम्म और वो सरेंडर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो चाहेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से मीडिएशन आ जाए, यूएन आ जाए, चाइना आ जाए, रशिया आ जाए, कोई तो आ वो जाए। तो शुरू हुआ जिस है, वो खुद कह रहे हैं कि शुरू हुआ है मैं मीटिंग इसीलिए पर। कह रहा हूं, तो इसीलिए इसी और क्यों, क्योंकि ईरान अपने आप को मिडिल ईस्ट का एक सेल्फ स्टाइल्ड लीडर भी देखता है। ऐसे उसे ही। आज भी होप है, उसे आज भी होप है कि मुस्लिम ब्लॉक उसके साथ आज नहीं तो कल फिर से खड़ा हो जाएगा। इस समय वो दिख नहीं रहा है, हाँ लेकिन मैं तो कह रहा हूं अभी भी दिख रहा है। अगर 12 जगहों पर मिडिल ईस्ट में ईरान यूएस बेसिस पर अटैक कर रहा है, अभी तक वहां से रिटेलिएटरी अटैक नहीं आया है किसी भी कंट्री का। बोलने के लिए ठीक है, आपके पास तो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, सऊदी के ऊपर उसने अटैक किया है, बेस के ऊपर, ठीक है ना। और अगर हम्म आप इसको बोले कि ये सऊदी के ऊपर अटैक है, तो फिर तो पाकिस्तान को उनके साथ आना चाहिए था, सऊदी के साथ, हाँ वो क्योंकि आपका सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस के मेरे ऊपर अटैक होगा तो दूसरे पर होगा। तो ये सारी बातें आती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सऊदी एंड ऑल दीज मिडिल ईस्ट कंट्री इस बात को ट्रीट नहीं कर रहे कि ये अटैक उनके ऊपर है। वो अभी हम्म भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि ये अटैक उनका यूएस उनका बेसिस पर है, बेसिस के कोलेटरल ऊपर है। डैमेज हमारे पर भी है। लेकिन सर, एक और चीज़ पूछनी हूँ, क्या आपको लगता है कि इस जंग में, बल्कि आप मुझे ये बताएं कि इस जंग में चाइना का और रशिया का मतलब क्या रोल होगा और होना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए ना, इंडिया जब जब अपनी बारी आई है तो कह दिया अमेरिका ने कि इंडिया अब रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि वो जाहिर है कीमतें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। तो अब इंडिया ज़ाहिर है मान गया है या जो भी है, लेकिन वो उस पे बाद में आएंगे इंडिया के रोल। लेकिन सर ये बताएं कि चाइना और रशिया ये किस तरह की मदद कर रहे हैं इस वक्त ईरान की? आपके पास क्या खबर है? और कितना इनका चाइना इंटरवेंशन? चाइना बिजनेस करेगा, हम्म चाइना इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, हम्म चाइना डिप्लोमेटिकली इस बात को उठाएगा बार बार कि ये हम्म लड़ाई रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए। हम्म एज फार एज रशिया इज कंसर्न, रशिया को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, मजबूरी है
कि ईरान ने उनको ड्रोन्स दिए थे, उसके बदले में वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करे, वो हम्म उसको मॉरल सपोर्ट दे और उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे। इसके अलावा ऑन ग्राउंड देने की हम्म काबिलियत इसलिए नहीं है इस समय क्योंकि वो अपने आप में यूक्रेन के साथ उलझे हुए हैं और यूक्रेन के वजह से हम्म यूरोपियन यूनियन के साथ भी उलझे हुए हैं। किसी भी तरह का वो एस्केलेशन इस समय नहीं चाहते। और सबसे बड़ी हम्म बात, जितना ज्यादा हम्म यूएस ईरान में इन्वॉल्व होगा उतना हम्म ही उसकी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के साथ कम होगी। ये हम्म रशिया अच्छे से जानता है। तो ये रशिया के लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, नेगेटिव ही सही, बट इट्स अ विन सिचुएशन कि उसका जो मेन सप्लायर है वो अपने आप में कहीं और बिजी हो रहा है। आज आप देख रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ इंटरसेप्टर्स, हाँ। इंटरसेप्टर्स जो हैं वो साउथ कोरिया से शिफ्ट किए जा रहे हैं मिडिल हम्म ईस्ट में। अदरवाइज हो सकता है ये इंटरसेप्टर यूक्रेन जाते। वो जो वेपन हम्म सिस्टम्स है वो यूक्रेन यूक्रेन के पास पिछले 2 महीने से एक वेपन सिस्टम नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि तैयारी इधर लगी हुई है, इधर पैसा भी लग रहा है। अगर ये लड़ाई अल्टीमेटली मैं कहता हूँ अगर 4 सप्ताह के हिसाब से जो कैलकुलेशन आ रही है तो वो आ रही है तकरीबन 19 से 20 लाख करोड़ रुपए की खर्चा होने वाला है। जबकि हम्म जीता क्या नहीं वो नहीं पता। सिर्फ लड़ाई चलने के लिए हम्म 779 मिलियन डॉलर आप पहले एक दिन में खर्चा कर रहे हैं 24 आवर्स की लड़ाई में। तो आप सोच सकते हैं हम्म कि चाइना और रशिया इसके अंदर बाकी सब तरीके से आएगा लेकिन फिजिकली नहीं आएगा। क्योंकि अगर आने का एक छोटा सा भी इंडिकेशन देना होता तो हम्म वो अपना एक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर देता, हम्म, कोई अपनी पनडुब्बी मूव कर देता। कहीं किसी ने कोई एक इंच नहीं हटाया। और अब नहीं आ रहा। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि चार चार एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस की तरफ से पहले ही आ गए। अब आप कहाँ यस। आओगे? अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया में भी बहुत इस चीज़ को लेकर, जो खासतौर पे वो बच्चियों के स्कूल के ऊपर मारा गया, उस पे जो बच्चे उन्होंने मारे हैं, और उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा है इंडियंस के अंदर भी। अभी इवन आपकी पंजाब की जो असेंबली है, उन्होंने शायद कोई रेजोल्यूशन भी पास की है वहाँ उसके अगेंस्ट। और ये सारी चीज़ें हैं। और फिर कुछ अब इतलात ये भी आ रही थी कि जी जो इसराइल गए थे मोदी ऑन द ईव ऑफ दिस, ऑलमोस्ट ऑन द ईव ऑफ दिस जंग, और वो उसके खिलाफ भी कुछ ऑब्वियसली कांग्रेस जो है वो उन्होंने इसको बनाया है, एक मुद्दा बनाया है। लेकिन क्या ये बात सही है कि इस सारे मामले को लेकर जिस तरह से इंडिया का एक कंडक्ट रहा है थ्रू आउट 7 अक्टूबर 2000 प्रोबेबली 22 या 23, जब भी ये सब स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक एब्सटिनेट करता रहा है इंडिया। ना खुलकर उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया, ना खुलकर फ़लस्तीन की मुखालफत की। हाँ, इसराइल के साथ बिल्कुल खुलकर खड़े रहे हैं। टू स्टेट की भी उन्होंने हमेशा बात की इंडिया ने, कि दे वांट टू स्टेट सॉल्यूशन। और लेकिन सर बात यह है कि आपको नहीं लगता कि मोदी की पोजीशन इंडिया में वीक हो रही है बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा जो इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है उसकी वजह से? और ये कहीं ना कहीं एक गलत फॉरेन पॉलिसी थी जिसको बिकॉज ऑफ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स फॉलो किया गया। अ, अगर हम इसे लास्ट वाली लाइन को पकड़कर चले कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है, मुझे नहीं हम्म लगता कि हम्म एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट अगर होता तो हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, ईरान के साथ भी जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, हम्म अफगानिस्तान के साथ भी हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं, और बाकी सब जगहों को भी अगर आप बात करें अफ्रीकन कंट्रीज में भी जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम फैक्टर इज द मेजर फैक्टर। यस, ओके। कहीं ना कहीं ये बात बोली जरूर जा सकती है, बट अपने आप में अगर एक डिप्लोमेटिक एनालिसिस लेंगे तो आप नहीं पाएंगे कि हमारा एंटी मुस्लिम स्टैंड है एज फार एज कंट्रीज आर कंसर्न। मुझे नहीं लगता। एंड अबव ऑल हम शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर हमें किसी के साथ ट्रेड करना है तो हम अगर मुस्लिम देखकर करेंगे तो शायद गलत हो जाएंगे। और मैंने जनरली मेरे लाइफ में मैंने ये नहीं देखा कि मेरा कंट्री कहीं पर भी एंटी मुस्लिम चला। विद इन कंट्री पॉलिटिक्स चलती रहे वो एक अलग बात है, जिसमें चीजें अप एंड डाउन बोली जा सकती है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। अब आगे वो जो आप बात कर रहे हैं ईरान में बच्चियां 160 65 70 जो बच्चों के साथ सो कॉल्ड जाती हो गई, इसमें कोई शक नहीं। बच्चा किसी का भी हो, मैं आपको बड़ी गलत सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बच्चा किसी का भी हो मरना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी जानवर का हो चाहे वो किसी इंसान का हो।
बच्चा एक वो वाली चीज होती है जिस पर सब इमोशंस, हम्म। एंड आई थिंक मेरा कंट्री इसमें कहीं अलग नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में आज से 15 साल पहले बच्चों हम्म। को मार दिया गया था। हमने तब भी शोक जाहिर, मैंने पर्सनल, क्योंकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व था अपने इंडियन काउंटर पार्ट में कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बट तब भी हमने यही कहा था कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट दी वे कि आप अपनी टेररिज्म भी करें, चाहे वो हम्म। अफगान कर रहा है चाहे कोई भी कर रहा है। तो हम्म। इसलिए मैं कभी नहीं हम्म। एक्सेप्ट कर सकता कि इंडिया का कोई भी स्टैंड किसी भी तरह से प्रो इजराइल हो सकता है फॉर हम्म। दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट्स। ये बात है। हम्म। अब आगे बात क्लोजनेस टुवर्ड्स इजराइल। इजराइल के साथ हमारे आज के रिलेशन नहीं है, पैलेस्टीनियन के साथ हमारे आज के रिलेशन नहीं है। पैलेस्टीन को वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज वाज इंडिया हाँ बाय द वे। लेकिन इन टू स्टेट बट थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी में लोग विश्वास करें ना करें, हमने विश्वास किया था। और लेटेस्ट, अगर मैं, मेरी कंट्री किसी भी तरीके से इसराइल के लिए इतनी प्रो है, तो अभी जो वेस्ट बैंक में इसराइल ने थोड़ा एक्सपेंशन किया है, उसमें इंडिया ने उनके खिलाफ गए हैं इन यूएन कि आपको ऐसा हम्म। नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है हम्म। कहीं ना कहीं हमारा एक प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंड ये जरूर है। दोस्ती हम्म। हो सकती है, घनिष्ठता हो सकती है, हम्म। निभाई जा सकती है, बट मानवता से ऊपर नहीं हो सकती, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं हो सकती। आई थिंक दैट इज वेयर आई सपोर्ट माई कंट्री। तो सर आखिरी में बस ये पूछूंगी कि डू यू थिंक कि ईरान के अंदर जो इतनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है मोसाद की, उसमें और एक स्टेटमेंट भी है नेतन्याहू की, उनको किसी ने पूछा कि आप तो छोटा सा मुल्क है, आप कैसे सपोर्ट करेंगे, इस सारा काम कैसे करेंगे ईरान? उन्होंने कहा हम, हमारे पास 1.5 बिलियन लोग हैं इंडिया के। इंडिया, जब तक इंडिया हमारे साथ है, हम तेहरान को, ईरान को क्या, हम उसको किसी तरह, तो आपको लगता है कि इंडिया ने बहुत मदद की है मोसाद की इन द इनफिल्ट्रेशन, जिस तरह से वो बिल्कुल इंट्रेंच कर गए उनके पूरे सिस्टम के अंदर? मुझे लगता है दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हम्म। एक डिप्लोमेसी में नितिन याहू इंडिया को अपने क्लोज लाना चाहते हैं, इंडिया के सपोर्ट दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये वो वाली बात है कि आपने तो ट्रम्प की भी सुन ली कि हम्म। इंडिया इज अ फैंटास्टिक कंट्री, मोदी इज अ फैंटास्टिक लीडर, ही इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर, ये है वो है, और लेकर उसने 50% टैरिफ डाल दिए। जब उसने सडनली रियलाइज किया कि 50% टैरिफ से भी काम नहीं चल रहा है, तो उसने बोल दिया चलिए जी 17% में बात खत्म कर लेते हैं। अब ये जो ऑयल से रिलेटेड भी बात चल रही है, मुझे बताइए, हमने तो कभी अप्लाई किया ही नहीं था परमिशन टू बाय, ये आपको अपने आप करना पड़ा। पता है क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम्म। हम इस ऑयल को सिर्फ अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, हम उस क्रूड ऑयल को लेकर रिफाइन कर कर यूरोपियन कंट्रीज को देते हैं। तो ये उनके हम्म। अपने इंटरेस्ट में है। ये जो परमिशन वर्ड जो है ना, दिस इज ओनली वो हाई हेडेडनेस जो हम्म। अपने आप में, हमारे यहाँ जैसे यूपी में होता है ना कुछ एक जगहों में, हम हाँ। हमने कहा है, वो हमारे यहाँ होता है। वो फिर ये नहीं होता कि मैंने कहा है, वो हम्म। मैं जब हम बनता है वो अपने हम्म। आप को बड़ा दिखा, तो आदत का हम्म। पार्ट बन जाता है। अगर आप हमारे बनारस में आएंगी तो वो भी यही बोला जाएगा, हम। यूपी में बहुत ज्यादा है, बिहार में बहुत ज्यादा। इसी तरह ट्रम्प के साथ भी यही प्रॉब्लम है, दैट उन्होंने अपने वो कॉमर्स सेक्रेटरी को बोला होगा कि चलो यार उनको परमिट करो। उसका परमिट का हम्म। मतलब क्या है? क्या हमने अप्लाई किया? पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, भाई आपकी जरूरत थी, आपको लगा कि चलो जी ये वाला खोल के देते हैं रास्ता, क्या पता काम बन जाए। क्यों? हम्म। क्योंकि रशिया तुम्हें तो ऑयल देगा नहीं, यूएस तो खरीद नहीं सकता। हम्म। खरीद कौन सकता है? जो बिग प्लेयर है वो कौन है? वो इंडिया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रोबेबली पाकिस्तान में 20 लीटर एक बार में आपको आजकल पिछले 2 दिन से पेट्रोल मिल रहा है। मेरे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके यहाँ कीमत में भी थोड़ा उछाल आई है, मेरे बहुत यहाँ अभी ज्यादा तक है। कुछ नहीं है। मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा समझा जाता है 87 डेज का मेरे पास रिजर्व है, हम्म। और 87 के अलावा मेरा जो क्रूड पड़ा हुआ है मेरे पास वो भी रिजर्व है। इसलिए मैं हम्म। बहुत इमीडिएटली अफेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन लेकिन लड़ाई लड़ाई होती है, पता नहीं कितनी चले। तो इसलिए हम्म। हम ऑयल ढूंढ रहे हैं, और हम ढूंढेंगे क्यों नहीं? अगर हमें वेनेजुएला का ऑयल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, और ईरान हम्म। वाला जो ऑयल है उसके आने की उम्मीद नहीं है, 27 कंटेनर टैंकर हमारे खाड़ी में अटके हुए हैं, दैट इज हॉर्मुज में, जब तक वो नहीं आते तो उसको टाइम लगेगा।
और अगर वो टाइम लगेगा तो इंडिया को ये देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यूएस जब एक परमिशन रिलेटेड कोई बातें करता है तो हम्म, दीज आर लीडिंग स्टेटमेंट्स कि चलिए मैं हम्म, परमिट कर रहा हूं, आप बोलिए तो सही। क्योंकि उसे भी मालूम है परमिशन का क्या मतलब है। परमिशन का हम्म, मतलब ये होगा कि वो 25% टैरिफ नहीं लगेगा या हम्म, लगेगा, इसे देखना पड़ेगा ना। तो आप एक तरह से हमें हमें ये ऑफर दे रहे हो कि हम्म, उन्हें मालूम है आज नहीं तो, और हम क्यों नहीं इस पर जंप करें। अगर मियाँ बीबी राजी, तो आप बताइए, रशिया बोल रहा है कि आप हमसे 1 करोड़ बैरल ले लीजिए रोजाना, हम क्यों ना लें, हम क्यों ना उस पर बिजनेस करें, हम क्यों ना अपनी इस डिफिकल्ट टाइम में, you never know, in this difficult time we might be prepared to sell it to even Pakistan on a humanitarian gesture, क्योंकि एनर्जी एनर्जी है, क्या बड़ी बात है। ठीक है सर, मुझे ठीक लगता है। है इट्स अ गुड थिंग। वर्डिंग्स हम्म, कैन बी डिफरेंट, और अगर एक सेकंड के लिए ईगो की भी बात कर लें, इन डिप्लोमेसी यू कैन नॉट बी स्टिफ। अगर हम्म, आपकी बैकबोन बहुत ज्यादा स्टिफ होगी तो आप टूट जाएंगे। ठीक आपके है सर। पास एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर हम्म, एक सहन शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर एक सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए, अगर आपका थैंक यू। कंट्री का इंटरेस्ट जरूर। थैंक यू सो मच सुरेंद्र, आपने बहुत अच्छी तरह सारे पॉइंट्स जो थे जिनको मैंने रेज किया आपने उनको एक्सप्लेन किया। वी विल इंश्योर स्केड्यूल आवर प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। चल भाई।